अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते WHO ने कहा है कि पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों की मौत कोविड-19 से हुई थी और हिंदुस्तान में जो फिगर्स बताए गए थे सरकारी एदाद-ओ-शुमार, उसके 10 गुना फिगर्स या 10 गुना लोगों की ज़्यादा मौत हिंदुस्तान में हुई थी, जिसकी तादाद तकरीबन 50 लाख के करीब हिंदुस्तान में लोगों की मौत हुई थी कोविड-19 से। इसके लिए चाहे आप हेल्थ सिस्टम को ज़िम्मेदार करार दीजिए या बहरहाल कोताही बोलिए, इसकी वजह हो सकती है। लेकिन इसमें क्या वजह है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस फिगर्स को कम बताया है? क्या यकीनन हिंदुस्तान की हुकूमत को मालूम नहीं था, या ये है कि पैंडमिक जब भी होता है तो उस वक्त हुकूमत पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी रियाया अपने अवाम को बचाने में नाकाम हुई थी, इसीलिए उनको कंपनसेट करना पड़ता। तो क्या इस चीज़ को या कंपनसेशन को दिमाग में रख के क्या हुकूमत अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये फिगर्स को कम की थी? इसके लिए बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 2 साल की कोविड ने यकीनन माशी तौर पे हर हिंदुस्तानी, बल्कि पूरी दुनिया भर की मुल्कों की और आवाम की कमर तो तोड़ दी है। और अब जबकि कोविड-19 के असरात कम होते चले जा रहे हैं या कोविड-19 बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ गया है, तो लोग जिस तरह लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो गया या रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुए, तो आवाम जिस तरह उमंड के बाहर जाने के लिए भाग रही है, कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, तो इसमें जिस तरह हिंदुस्तानियों की जो बेचैनी थी बाहर वेकेशन मनाने की या छुट्टी मनाने की, शायद ऐसा ही लग रहा कि साहब भी हिंदुस्तान को अपने परेशानी में छोड़ के तफरी मनाने के लिए यूरोप के दौरे पे चले गए। मगर यूरोप के दौरे पे जैसा ही बल्कि ये कहूँगा कि यूरोप में आप फ्रांस को पहुँचने से पहले फ्रांस की बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी ने जो हिंदुस्तान का सबमरीन डील थी, जो डिफेंस की डील थी, उससे अपने आप को किनारा कश कर लिया है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। क्या ये इनकी बेइज्जती समझना चाहिए या नहीं, इत्तेफाकी तौर पे ऐसा हो गया है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिल वक्त मुल्क के जो हालात हैं, इसमें क्या वेकेशन लेने की या यूरोप के दौरा करने की ज़रूरत थी या नहीं थी, इस पर भी बहुत सारी चेमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अपने दाखिली हालात भी अगर देखेंगे तो चाहे वो कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं पर भी हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने में कहीं पे हिजाब, कहीं पे हलाल, कहीं पे अज़ां, कहीं पे हनुमान चालीसा। ऐसे माहौल में क्या यूरोप का दौरा करना ज़रूरी था? कर्नाटका में यकीनन इलेक्शन इस साल के आखिर में है, गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन गुजरात से ज़्यादा या गुजरात में S6 या गोधरा होने के बाद शायद हो सकता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का होम स्टेट होने के लिए गुजरात को छोड़कर कर्नाटका को अब इस मर्तबा ऐसा दिख रहा है कि लेबॉरेटरी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कल ही की खबर है कि एक चर्च को तोड़कर वहाँ पे हनुमान की एक मूर्ति को बिठा दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में, जहाँ पे सिक्योरिटी के नाम की कोई चीज़ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, सभी को परेशान करके रखे हुए, उसके बावजूद भी कोविड के फिगर्स तो छुपाने की अपनी जगह है, लेकिन यूरोप का दौरा अपनी जगह है। इसी हफ्ते में अगर देखेंगे तो एक चीज़ हुई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो मजहबी आज़ादी का जो कमीशन है, उसने भी हिंदुस्तान को ये कहा है कि हिंदुस्तान में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़्यादा नज़ीरें मिल रही हैं, जहाँ पे लोगों में, चाहे वो क्रिश्चियंस हो या मुसलमान हो या दलित हों, इन सब तीनों लोगों को एक जगह देखेंगे तो हिंदुस्तान की हुकूमत नाकाम हुई है। और हिंदुस्तान में जिस तरीक़े का माहौल पाया जा रहा है वो बहुत ही तशवीशनाक है। यकीनन आज से 1 महीना पहले, बल्कि 2 महीने पहले भी ये रिपोर्ट आई थी कि हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह क़त्ल आम हुआ था हिटलर के ज़माने में, शायद हिंदुस्तान में भी ऐसे ही हालात आहिस्ता आहिस्ता बनाए जा रहे हैं। अब ये जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, इसमें यकीनन 2021 में भी, हर साल ये रिपोर्ट आती है, 2021 में
10 ممالک کی نشاندہی کی گئی تھی، اس میں ہندوستان نہیں تھا۔ البتہ پاکستان ضرور تھا۔ پاکستان ویسے بھی ان ایسے حالات میں بدنام بولیے یا مشہور بولیے، پاکستان تو پہلے سے ہی ہے، لیکن اس مرتبہ 2022 کی جو رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو فریڈم آف ریلیجن کی، اس میں کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، مطلب ایسے ممالک جہاں پہ تشویش لاحق یا خاص تشویش کے لاحق ہے، ایسے ممالک کی نشاندہی کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی حکومت ناکام ہوئی ہے، یا جو ٹالرنس کا لیول ہے، جو ضبط کرنے کا مادہ ہے، وہاں پہ ممالک کی حکومت جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے دہشت گردی کا یا حملوں کا، اس کے لیے حکومت بھی ذمہ دار ہے۔ تو اب 10 ممالک کی جو فہرست تھی اس میں اور 5 کا اضافہ ہوا ہے، جس میں ہندوستان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اب ہندوستان کن 15 ممالک میں آیا ہے، ہندوستان کی حکومت کو بلکہ ہندوستان کو بھی ایک بہت بڑا کالا کلنک لگا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کو ایسے ممالک میں شامل کیا گیا ہے جس میں انٹالرنس یا مذہبی انٹالرنس بڑھ گیا ہے۔ 15 ممالک کی جو فہرست ہے، جس میں شرم کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پر برما ہے، چائنا ہے، ایران ہے، نارتھ کوریا ہے، پاکستان ہے، رشیا ہے، سعودی عربیہ ہے، بہرحال افغانستان بھی ہے اور ہندوستان بھی ہے، نائجیریا، سیریا بھی ہے اس میں۔ لیکن ایسے ممالک میں ہندوستان کو شامل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اور ہندوستان کے منہ پہ بہت زیادہ کلنک لگانے کی بات ہے، جو وقت کی حکومت کو کم از کم اب وزیر اعظم کی کرسی کو سے ہٹ کر منہ کھولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ عام بات ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ جو بھی بیٹھتا ہے وہ خاموشی بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی لیے اتر پردیش ہو یا مدھیہ پردیش ہو، یہاں پہ بلڈوزر کا بھی چلنا رک گیا ہے، اور جو کھلے عام حملے ہو رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ حکومت نے بھی اپنے اپنے ٹون بدل دیے ہیں۔ یقیناً اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لاؤڈ سپیکر مساجد سے ہٹا دیے ہیں۔ مساجد سے ہٹانے کی بات انہوں کرتے ہیں، لیکن مہاراشٹر کو جب جائیں گے تو وہاں پہ ہنومان چالیسا کی بات آتی ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے جہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے علاوہ بہت سارے مذہب کے، بہت سارے دیگر رسم و رواج کے لوگ، ماننے والے لوگ یہاں پہ رہتے بستے ہیں۔ اگر ہم مذہبی مقامات کی بات کریں گے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 50 کروڑ کے قریب منادر یہاں پہ ہندوستان میں، کشمیر سے کنیا کماری تک اور گجرات سے آسام تک، پورے ہندوستان میں تقریباً 50 کروڑ منادر یہاں پہ ہندوستان میں ہیں، اور اسی کے مقابلے میں اگر دیکھیں گے تو صرف 5 لاکھ مساجد ہندوستان میں ہیں۔ ابھی اور اس میں اگر ہم جائیں گے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں 10,000 چرچ ہیں اور 2,000 گرودوارا ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بنگارو لکشمن جو کہ ایک دلت تھے، ان کو جب صدارت دی گئی تھی اور تھوڑے دن میں ہی ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا تھا، ان کا ویڈیو نکلا تھا اور ان کو صدارت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو دلت کو کہیں پر بھی بی جے پی میں خاص طور پہ جگہ نہیں ہے۔ شاید دلت اسی لیے بی جے پی سے بھی اب آہستہ آہستہ ناراض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہونے والا ہے اور کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا، یہ آگے چل کے وقت ہی بتائے گا۔ بی جے پی نے کبھی بھی 2014 سے اگر دیکھیں گے تو کبھی بھی نہ اسمبلی کے الیکشن میں نہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں ان کے پاس کے جو 2-3 لیڈرز بھی جو ہیں مسلمان، ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ اس مرتبہ ایک اتر پردیش میں مسلم ٹکٹ دیا گیا تھا، وہ چونکہ اعظم خان کے بیٹے کو ہرانے کی بات تھی، لیکن کبھی بھی نہ ممبر آف پارلیمنٹ کا ٹکٹ دیا گیا، نہ اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا تھا۔ جس طرح دلتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اسی طرح ہم تو خیر انصاف کی امید بھی نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جس طریقے کا ماحول یا جس طریقے کی نریٹو چل رہی ہے کہ اینٹی مسلم، مسلمانوں کو پنچنگ بیگ بنا کے جو حملے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس سے یہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا سکون چھیننے کی ہر اعتبار سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کر کے مسلمانوں کو پریشان کریں گے، لیکن ایسا ابھی تک تو ہوا نہیں ہے، کبھی گوشت کے نام پہ ہو یا داڑھی کو ٹوپی کے نام پہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو یہ چیز نہیں ہوئی ہے۔ رہا سوال ایک اور چیز ہے، 2014 میں
इलेक्शन में अगर देखेंगे तो पार्लियामेंट में 544 रुकनी पार्लियामेंट में या 544 रुकनी पार्लियामेंट में सिर्फ 23 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट थे, और 2019 में 27 अरकान पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे। इसी को अगर हम तारीख में जाएंगे तो 1952 में सिर्फ 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, और जो सबसे बड़ी तादाद हुई थी पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी जो हुई थी वो 1980 में थे, जबकि 49 या 49 रुकने पार्लियामेंट एक बार मुंतखब हुए थे। ये सबसे हाईएस्ट नंबर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र की बात जो है और मुसलमानों के अपीजमेंट की बात है, चाहे वो कांग्रेस की दौर की तारीख हो या मौजूदा दौर की हुकूमत, बीजेपी के दौर की हुकूमत हो, कहीं पर भी मुसलमानों को एटलीस्ट पॉलिटिकली तो कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ा गया है। और अपीजमेंट की जो बात है वो नारा यकीनन हर एक को एक कैच कर रहा कि मुसलमानों का अपीजमेंट होता, लेकिन मैं इससे पहले भी ये बात कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि तेलंगाना की ही अगर हम बात करेंगे तो 50 लाख मुसलमान तेलंगाना में हैं और उनका बजट 1200 करोड़ रुपए है, जबकि 56 लाख शेड्यूल कास्ट है, उनका बजट 15,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ के करीब हो गया है दलित बंधु स्कीम आने के बाद से। और 43 लाख शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका बजट 9,900 करोड़ के करीब है तकरीबन। तो ये नाइंसाफ़ी तो हर जगह हुई है, और मरकज़ी हुकूमत जो ये कहती है कि 20 करोड़ या 19 पूरे हिंदुस्तान में जो 19.5 करोड़ मुसलमान हैं उनको, या बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो माइनॉरिटीज़ बजट है तकरीबन 25 करोड़ के करीब माइनॉरिटीज़ हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो उनका मरकज़ी बजट सिर्फ 3,500 करोड़ है। तो अब इंसाफ की बात, किससे इंसाफ की उम्मीद करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी एक ही सिक्के के दो रुख है। लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान आज तीसरे नंबर पर है मुसलमानों की आबादी के तनासब से। अगर हम देखेंगे तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे 22.5 करोड़ है या 22 करोड़ लोग मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि 20 करोड़ लोग रहते हैं, 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में 19.5 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। इसके बाद बांग्लादेश है जिसमें जहाँ पे 16 करोड़ मुसलमान, पूरी दुनिया के एतबार से अगर हम देखें तो 16 करोड़ बांग्लादेश में रहते हैं। तो ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन नैरेटिव जो है कि मुसलमान को पंचिंग बैग बना के रखना, इससे बाज आने वाली नहीं है बीजेपी। कहीं हर जगह से कहीं ना कहीं तौर पे इसको यूज़ करने की एक बात हो रही है। लेकिन इसी असना ऐसा है कि जब बंदा लाख चाहे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर अल्लाह चाहा तो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसी तरीके से अगर देखेंगे तो जिस तरह श्रीलंका का मालिया दिवालिया निकल गया, क्या हिंदुस्तान भी इसी नक्शे पे चले जा रहा है? अगरचे कि आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि जो मुसलमानों पे जो हमले हो रहे हैं ये आगे चल के पूरे हिंदुस्तान को नुकसान इससे पहुंच सकता है। लेकिन अभी आरबीआई की अगर हम देखेंगे तो किस तरह आरबीआई यहाँ पे आगे बढ़ा। आरबीआई ने यकीनन एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, और आरबीआई की जनवरी में एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद दूसरी मीटिंग होने वाली थी जून में, जिसे एक महीना प्रीपोन करके 12 मई को ये मीटिंग होने वाली है। क्या कुछ एदाद शुमार या माशी तौर पे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तब्दीली हो रही है? अगर देखेंगे तो इसी हफ्ते के शुरू में रिपो रेट्स को चेंज किया गया था, तो जो लोग कर्जा लिए हैं उनको महीने की जो किस्त अदा करना है उसमें एक लिहाज से इजाफा हुआ है, तो महीने को जो बोझ पड़ेगा, जो लोग कर्ज लिए हैं उनको और ज़्यादा बोझ उनके जेब पे पड़ने वाला है। लेकिन एक महीना जो प्रीपोन करने की आरबीआई की मीटिंग थी, इससे क्या इशारे मिल रहे हैं? क्या हुकूमत की जो भागदौड़ है वो संभालने वाले काबिल नहीं है, या कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है जो अभी तक किसी को सामने नज़र नहीं आई है? अगर हम देखेंगे एलआईसी की ही हम बात करेंगे तो एलआईसी का जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग था, जो शेयर मार्केट में एलआईसी को लिस्ट करने की बात हो रही थी, उसमें एक हद तक कमी कर दी गई है। कम किए हैं शायद इसीलिए कि यहाँ पे हालात या माशी तौर पे हालात साजगार नहीं है। एलआईसी के 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं जो जिनमें भी एक किस्म से तशवीश पाई जाती है।
12 लाख एजेंट है LIC के जो आज भी परेशान हैं। लेकिन इसी असना जो LIC का IPO है, इसी में भी अगर हम बात करेंगे तो आजकल जो FIIs हैं, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, जो ये कहा जाता था कि जब यूनिपोलर वर्ल्ड है या एक खुद भी दुनिया जब हो गई थी रशिया के जाने के बाद से, तो अमेरिका अभी भी अपनी दादागिरी कहीं ना कहीं बता सकता है। जब तुर्की के सदर एर्दोगान ने ये कहा कि हम मुस्लिम दुनिया के एक चैंपियन बनेंगे, तो अमेरिका ने अपनी माशी तौर पे जो कुंजी उनके हाथ में थी उसको टाइट कर दिया था, जिसमें टर्किश लीरा कमज़ोर हो गया था। अगर हम हिंदुस्तान के रुपए की बात करेंगे तो आज 75 और 76 रुपए के करीब हिंदुस्तान का रुपया है डॉलर के मुकाबले में। मगर सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि जो तेल आने वाला था, यकीनन रशिया और यूक्रेन की तो जंग चल रही, वहाँ से जो बेस ऑयल आता था सनफ्लावर का, वो आना कम हो गया है। लेकिन इंडोनेशिया की जो एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगी है इंडोनेशिया की वजह से, जहाँ से 70% मीठा तेल आता था जो पकाने में इस्तेमाल होता है, और जो ख़ास तौर पे गरीब और मुतवसत तबके के लोग या अपर मिडिल क्लास के लोग भी वो इस्तेमाल करते थे, वो कम हो गया है। अब कम होने से इसकी रेट और बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है कि 300 साढ़े 300 रुपये को ये टच करेगा। इसके अलावा आटे का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, शायद हो सकता है कि डबल भी हो जाएगा। तो इस तरह कोई अच्छे दिन की तो सूरत नहीं आ रही है। लेकिन इसी असना एक चीज़ जो हुई है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो के पैसे बाहर से लाते थे, हिंदुस्तान की मार्केट में सरमायाकारी करते थे, जो स्टॉक मार्केट में वो पैसे लगाए जाते थे, वो अपने पैसे वो लगा रहे हैं। जैसे ही मुनाफा हो रहा वो पैसे लेके चले जा रहे हैं। तो जनवरी से अप्रैल तक 1,75,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की मार्केट से आए और मुनाफा कमा के 1,75,000 करोड़ रुपए लेके चले गए। LIC का IPO आधा कर दिया गया है। लेकिन सरकार ये ज़रूर कहती है कि एक्सपोर्ट्स में 27% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इंपोर्ट का जो नुकसान हो रहा है उसको भी नहीं बताया जा रहा है। इसलिए कि इंपोर्ट, यकीनन हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अब जो गेहूं और तेल वेल जो आने की बात है, जो इंपोर्ट का जो बिल हमारे पे बढ़ गया है या इंपोर्ट की वजह से जो नुकसान हो रहा है, वो भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ है। तो क्या हम श्रीलंका के मालिया दिवालियापन निकलने के बाद क्या हम हमारे हाथों से हिंदुस्तान की मईशत को भी कमज़ोर कर रहे हैं? ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन किस तरह हम परेशान हो रहे हैं, किस तरह लोगों को अभी भी जो हिंदू मुस्लिम का जहर पिलाकर लोगों को मसरूफ़ कर दिए गए हैं, बेरोज़गारों के हाथ में सियासी झंडे थमा दिए गए हैं, वो अपना झंडा लेके अपना काम करते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या जब ये बात आएगी कि माशी तौर पे जब लात पड़ेगी या जेब जब ढीला हो जाएगा, तो उस वक्त क्या हिंदुस्तानी आगे चल के, जिस तरह अमेरिका में ब्लैक्स या काले लोग या सियाह फाम जो लोग थे, वो जिस तरह सड़कों पे निकले थे, क्या इस किस्म का रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का रोल हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की सियासत हो या हिंदुस्तान की माशी पॉलिसी हो, या फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि इफ़रात ज़र की कीमत बढ़ाकर यहाँ की हुकूमत का तख्ता पलटने की एक साजिश हो रही है या उसकी मनसूबाबंदी हो रही है, जिससे कि अब फिल वक्त BJP हुकूमत या नरेंद्र मोदी हुकूमत परेशान है। तो इससे किसके अच्छे दिन आने वाले हैं, आप बहुत इसका अंदाज़ा बहुत अच्छी तरीके से लगा ले सकते हैं। मैं अपनी बात को इस हफ्ते यहीं पर ख़त्म करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छे दिन ज़रूर आने वाले हैं। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।